हमारे भारत देश में न जाने ऐसे कितने ही केसेस हैं जिनमें असल मुजरिम बाहर होता है, लेकिन उसकी जगह किसी बेकसूर को सज़ा हो जाती है। और वो किसकी गलती होती है? वो उस केस के आईओ की गलती होती है। यानी आईओ कभी कभार उस केस से अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में किसी का भी नाम डाल देता है और किसी बेकसूर को उस केस में फंसा देता है। कभी कभार पैसे का लेन देन हो जाता है, उसमें उस बेगुनाह को सज़ा हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं किसी बेगुनाह को फंसाने की। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का केस भी कुछ इसी तरीके से रिलेट करता है। एक व्यक्ति जिसने कत्ल नहीं किया होता, एक लड़की का कत्ल होता है और लड़की के कत्ल में इन दोनों व्यक्तियों का नाम आता है, जबकि उस लड़की का एक पति होता है और एक पति का दोस्त। अब उसके बाद जब इन लोगों को नाम आता है तो पुलिस इन्हें थाने लेकर जाती है और इन्हें टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि नाखून भी नोचे जा चुके थे। और कहते हैं, पुलिस प्रेशर डालती है कि तुम इस जुर्म को कबूल कर लो। वो पहले शुरू में इनकार करते हैं, लेकिन फिर धमकियाँ मिलने लगती, फिर ये मान जाते हैं और उसके बाद फिर ये इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। फिर इन्हें अदालत लेकर जाया जाता है, अदालत से इन्हें फिर जेल भेजा जाता है। जेल में जाने के बाद फिर ये ज़मानत पे बाहर आते हैं। कुछ सालों के बाद जब ज़मानत पे बाहर आते हैं तो ये सोचते हैं कि ना तो हमारी मदद कोई पुलिस ऑफिसर करेगा, ना तो कोई दूसरा व्यक्ति। तो ये करते हैं ऐसे, ये सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने केस की खुद इन्वेस्टिगेशन किया जाए, खुद अपने आप को बेगुनाह साबित किया जाए। जबकि हमारे भारत देश में है कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगा है तो ये नहीं कि पुलिस उसकी रिसर्च करेगी, उस पर तफ्तीश करेगी और आपको बेकसूर साबित करेगी। आपको खुद अपने आप को बेकसूर साबित करना पड़ेगा। और यही होता है इस केस में। जब वो जेल से बाहर आते हैं, अपनी बेकसूर होने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित किया जाए, तो वो अलग अलग पैतरा आजमाते हैं। सब वो समझ लीजिए कि जासूस बन जाते हैं। कभी वो सब्जी वाले का रूप इख्तियार करते हैं, कभी वो ऊँट चराने वाले का। इस तरीके से अलग अलग वेश में अलग अलग गाँव में वो जाया करते हैं। असल में ये कहानी मेहंदीपुर की। मेहंदीपुर की एक फैमिली में एक लड़का जिसका नाम सोनू सेन था और इसी का एक दोस्त गोपाल था। ये दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी अपने इलाके में। ये लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी होता ये है कि वृंदावन से एक फैमिली आती है मेहंदीपुर दर्शन के लिए, और उस फैमिली में एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है। अब आरती और सोनू सेन की मुलाकात हो जाती है। इन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब इसके बाद इनके बीच एक रिलेशन बन जाता है। ये काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं, बातचीत करते हैं। अब उसके बाद फिर वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बात शादी तक आ जाती है। दोनों के घर वाले एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है 8 अक्टूबर 2015 को। 2015 को 8 अक्टूबर को इनकी शादी होती है और इनकी ज़िंदगी में अभी सिर्फ 2-3 ही दिन गुजरे थे कि इसी बीच आरती का रवैया बदलने लगा। आरती शादी से पहले कुछ और थी और शादी के बाद कुछ और। रवैया ये बदल रहा था कि वो डिमांड करने लगी अपने पति यानी सोनू सेन से। वो ये कहने लगी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में जितना भी तुम्हारा हिस्सा है, सबसे पहले वो आधा मुझे चाहिए। उसके बाद अच्छे फ़ोन की डिमांड करने लगी, जेवरात की डिमांड करने लगी, इस तरीके से कैश पैसे की डिमांड करने लगी। जब सोनू सेन ये देखता है कि शादी के बाद आरती बदल चुकी है तो इनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। अभी वक्त सिर्फ 2-3 दिन गुजरे थे। अब ये लड़ाई का सिलसिला 8 अक्टूबर से गुजरता है 16 अक्टूबर तक, यानी अभी ये 8 ही दिन गुजरे थे कि इसी बीच आरती उस घर को छोड़कर चली जाती। और घर को छोड़कर जाने के बाद अब शाम तक सोनू सेन उसे खोजता नहीं, सोचता है कि लड़ाई झगड़े में वो कहीं चली गई होगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है, एक दिन गुजर जाता है, आरती वापस नहीं आती। फिर सोनू सेन उसकी खोजबीन करता है, इधर उधर पता लगाता है, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं पता चलता। फिर होता यह है कि आरती के पिता जो कि वृंदावन में थे, उन्होंने एक केस दर्ज कराया, FIR कराया, और उस FIR में लिखा कि मेरी बेटी गुमशुदा है और उसकी गुमशुदा की वजह उसका पति भी हो सकता है। इस तरीके से वहाँ FIR लिखाई गई। अब पुलिस तफ्तीश करती है, खोजबीन करती है, लेकिन आरती कई दिनों तक नहीं मिलती। वक्त गुजरता है, इधर सोनू भी परेशान और उसके पिता भी परेशान। इसी बीच होता यह है कि उसी वृंदावन के एक इलाके में लाश मिलती है और वो लाश एक लड़की की होती। अब उस लड़की की लाश को देखने के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। इसी बीच पुलिस को याद आता है कि कुछ दिन पहले वृंदावन के फलां थाने में एक गुमशुदा लड़की का केस दर्ज हुआ है। अब उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आरती के पिता को बुलाया जाता है।
आरती के पिता आता है उस क्राइम सीन पे जहाँ पर ये मर्डर हुआ था, उस लड़की को रखा गया था। वो आता है, उस क्राइम सीन को देखता है और फिर उसकी बॉडी को दिखाया जाता है। तो जैसे ही वो उसकी बॉडी देखता है, रोना धोना शुरू कर देता है और बताता है कि ये आरती। अब उसके बाद ये सारा मामला हो जाता है कि ये मर्डर उसके पति और उसके पति के दोस्त ने किया है। पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करती है और उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है, काफ़ी टॉर्चर करती है और कहा जाता है कि इस जुर्म को तुम एक्सेप्ट कर लो। वो शुरू में वो नहीं करते, काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि नाखून भी नोच लिया जाता है। उसके बाद भी शुरू में ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ये कत्ल उन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद पुलिस एक धमकी देती है और वो धमकी ये होती है कि इस जुर्म को तुम कबूल कर लो, वरना हम लोग तुम्हें फलां जगह लेकर जाएंगे और वहाँ पे तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। ये सुनने के बाद ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं और डरने के बाद फिर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये कत्ल इन्होंने ही किया है। अब उसके बाद ये बयान आने के बाद पुलिस उन्हें अदालत लेकर जाती है, अदालत से फिर जेल भेजा जाता है। जेल में कुछ दिन ये लोग रहते हैं, वक्त गुजरता है इनका, जेल में 2.5 साल 2 साल गुजरते रहता है। तभी इनके एक लैंडलॉर्ड थे, यानी एक घर के जो मालिक थे इनके, जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, गोपाल के, उसको रहम आ जाता है क्योंकि वो उसकी दुकान पे काम करता था। तो उसे ये पता था कि गोपाल इतना सीधा लड़का था कि वो इस तरीके के मामले में हो ही नहीं सकता। वो अदालत में इसकी पिटीशन डालता है और इस केस को लड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल गुजरने के बाद अदालत से इन्हें ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिलने के बाद अब ये लोग बाहर आते हैं। बाहर पुलिस वालों से ये मिलते हैं कि सर हम लोग बेकसूर हैं, थोड़ा हम लोगों की केस में थोड़ा सा जांच की जाए ताकि असल मुजरिम सामने आ सके। लेकिन पुलिस उन्हें भगा देती है। अब ये लोग लाचार हो चुके थे, इनका साथ देने को कोई तैयार नहीं और इनके घर वालों से इनके रिश्तेदार सब लोग आपस में फूट पड़ चुकी थी। इसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, जहाँ गोपाल की शादी होने वाली थी वहाँ से गोपाल का रिश्ता कट जाता है। कोई भी अपना घर बार, अपनी बेटी किसी कातिल को देना नहीं चाहता, तो उसकी शादी टूट जाती है। बाकी कोई भी रिश्तेदार ये बताने से कतराता है कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इस तरीके से इनका वक्त गुजरता है। अब इनके पास कोई चारा नहीं, ये लोग जेल से बाहर आ चुके थे, उसके बावजूद इनसे कोई मिलता नहीं, कोई इनसे खास ताल्लुक नहीं रखता। कुछ लोग थे जो इनका सपोर्ट करते थे, ये जानते थे कि ये कातिल नहीं हो सकते। इसी बीच एक खबर आती है और खबर ये होती है कि इनका एक दोस्त होता है जिसे ये पता होता है कि ये लोग कातिल नहीं। वो एक बताता है कि वो किसी काम से गया था इस इलाके के फला गांव में और उस गांव में एक हूबहू ऐसी ही लड़की, तुम्हारी पत्नी जैसी, यानी आरती की जैसी एक लड़की उस घर में रहती। और मुझे ये शक है कि वो उसी तारीख से वहाँ पर रहती है जिस तारीख से वो यहाँ से गायब हुई थी। यानी इसको टोटल कुल मिला के 7 ही साल हुए। 7 साल हुए हैं इन्हें उस गांव में रहते हुए। अब जैसे ही ये बात पता चलती है सोनू सेन को और गोपाल को, वो तुरंत उनका दिमाग काम करने लगता है कि उन्हें यहाँ जाना चाहिए। जहाँ पे भी उन्हें कोई भी शक होता कि इस तरीके से कोई मामला उनके केस में होता, वो भागते हुए वहाँ जाते, क्योंकि अब इनको इन्वेस्टिगेशन करना था अपने केस की। तो ये पहले ही पता लगा चुके थे कि असल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आरती ही नहीं थी, कत्ल किसी और का हुआ, आरती अपने नाम से हो गई, यानी आरती के नाम से उस बॉडी को रख लिया गया। ये सब कुछ एंगल से अपने केस को ये खंगालते रहे। और जैसे ही उनके दोस्तों के द्वारा उन्हें पता चला कि आरती की जैसी एक लड़की फला गांव में रहती, वो वहाँ जाने की कोशिश करते। फिर वो उस गांव में जाते, लेकिन गांव में 1 मरतबा गए, 2 मरतबा गए, तो उनको ये डर था कि गांव वाले ये शक करने लगेंगे कि ये किस लिए आते हैं, तो मामला ख़राब हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आरती हम लोगों को पहचान ली तो वो इस जगह से फरार हो जाएगी, फिर हम लोग उसे खोजेंगे कहाँ। इस डर से वो लोग एक वेश इख्तियार करते हैं, एक वेशभूषा अपने अंदर लाते हैं और वो वेश होता है ऊँट चराने वाले का। यानी ऊँट के व्यापारी अपने आप को बताते हैं, वो गांव में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम राजस्थान से हैं और राजस्थान से हम इस इलाके में आए हैं, कोई ऊँट बेचता हो या ख़रीदता हो तो हमें बताइए, हमें व्यापार करना है। इस तरीके से वो उस गांव में जाते, लोगों से मिलते और उस घर की निगरानी करते जहाँ पे इन्हें शक होता कि इसी घर में आरती की जैसी लड़की जो रहती है वो इसी घर में रहती। लेकिन उसके बावजूद इन्हें उस घर से कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया जिससे पता लगाया जा सके कि आरती इस घर में।
अब उसके बाद फिर ये एक दूसरा चेहरा लेते हैं, एक दूसरा रूप इख्तियार करते हैं। अब वो रूप होता है सब्जी वाले का। गांव में एक तरीका होता है कि सब्जी वाला उस गांव में जाता है और ठेले पर लेके सब्जियां बेचता है चिल्ला चिल्ला कर। वो इसी तरीके से अपने हुलिये को चेंज करते हैं और सब्जी वाला बनकर उस जगह पर जाते हैं। और उस जगह पर जाने के बाद जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये घर वही है जहाँ पर आरती रहती, तो वो उस जगह पर पहरा देने लगते हैं। फिर एक अपने दोस्त को एक हुलिया देते हैं सब्जी वाले का, फिर वो भी जाता है ठेले से लेकर सब्जी। और जाने के बाद जब वो वहाँ पर जाता है तो जैसे ही उस घर से एक लड़की निकल कर आती है और ये लोग देखते हैं और दंग हो जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी, सोनू सेन की पत्नी आरती थी। अब ये देखने के बाद ये काफ़ी शॉक्ड हुआ और उसके बाद इसकी जहन में, इसके दिमाग में खलबली मची। ये भागते हुए उस गांव से ऑफिसर के पास गया, थाने में गया। ऑफिसर से बताया कि जिस केस में मैंने सज़ा काटी और जिस केस में एक लड़की को मुर्दा घोषित कर दिया गया, वो लड़की आज जिंदा है और मैं बेकसूर किसी ऐसे कत्ल की सज़ा काट रहा था जो कत्ल मैंने किया ही नहीं, बल्कि उसका कत्ल हुआ ही नहीं। लेकिन ऑफिसर इस बात पे ठन जाता है कि नहीं, तुम उसके कागजी जीवित होने का प्रूफ लेकर आओ, जबकि उसे कागजी मृत्यु घोषित कर दिया गया था। अब इसके पास एक और चैलेंज आ जाता है और ये क्या करता है कि उस गांव में दोबारा जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसका दिमाग काम नहीं करता कि किस हैसियत से जाया जाए जहां पर कागजी प्रूफ मिल सके कि वो जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि आरती ही। उसके बाद ये एक प्लान करता है और ये कहता है कि एक कुछ बंदों को तैयार करता है, अपने दोस्तों को, और उन्हें सरकारी ऑफिसर की ट्रेनिंग देता है। यानी इस तरीके से तुम वेशभूषा इख्तियार कर लो कि तुम एक सरकारी ऑफिसर लगो। और ये एक प्लान लेकर गांव गांव जाओ, उस गांव में जाओ, अलग अलग घर में जाओ कि घर के बाहर एक शौचालय बनेगा और उसको बनवाने वाले के घर वालों को 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा उस शौचालय को बनवाने के लिए। इस लालच में वो लोग आएंगे तो फिर उनसे प्रूफ वगैरह लिया जा सकता है और वो इस तरीके को लागू भी करते हैं। वो हूबहू एक ऑफिसर का वेश इख्तियार करते हैं, वो वेश अपने अंदर लेकर आते हैं और उसके बाद फिर वो ऑफिसर बन के उस गाँव में जाते हैं। उस गांव में जाने के बाद पहले शुरुआत में 2-3 घर में जाते हैं और वो नाम पता सब कुछ लिखते हैं, आईडी वगैरह लेते हैं और वो ये कहते हैं कि घर के बाहर जिसकी भी शौचालय पास हो जाएगी उसे 2 लाख रुपया दिया जाएगा, वो अपना शौचालय वहाँ पर बनवा ले। लोगों के अंदर लालच आती कि 2 लाख रुपया मिलेगा सिर्फ एक शौचालय बनवाने के लिए, जबकि उसमें खर्च लाख के नीचे आएगा। तो वो लालच में अपना सब कुछ आईडी वगैरह दे दिया करते। यही करते करते जब वो आरती के उस घर की तरफ पहुँचे जहाँ पर वो लेडीज़ थी, वहाँ जाया गया, फिर सबका नाम लिखा गया, बताया गया कि इस तरीके से शौचालय मिलेगी। वो सबका नाम बताते गए। फिर ये हुआ कि आईडी सबकी लगेगी जो भी बालिग हैं, तो सबकी आईडी गई। फिर मर्द की वो आईडी सिर्फ थी, औरतों की आईडी नहीं थी। ये हुआ कि औरतों की भी आईडी चाहिए, फिर औरतों की आईडी मिली और उस आईडी को देखने के बाद वो ऑफिसर ये समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये आरती। उसमें उसका नाम आरती ही था और सब कुछ सेम था। अब ये आईडी देखने के बाद वो उस आईडी को ये बहाना लगाकर कि ये आईडी लेकर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाख की लालच में वो आईडी भी दे देते हैं। और उसके बाद जाने के बाद अब ये थाने में दोबारा जाते हैं। थाने में दोबारा थानेदार से कहते हैं कि इस तरीके से देखिए वो ज़िंदा है, कागजी भी वो ज़िंदा है। ये देखने के बाद वहाँ का इंस्पेक्टर थोड़ा दंग होता है और ये कहता है कि अगर अब इस मामले में तफ्तीश ना की जाए या इस मामले में नहीं कूदा जाए तो ये मीडिया तक बात जाएगी, उसके बाद हम लोगों पे थू थू होगी। इसलिए वो ऑफिसर दोबारा से इस केस में लग जाता है। उसके बाद आरती के गांव जाया जाता है, आरती के गांव से आरती को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद फिर शुरुआत में उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपने आप को आरती होने से इनकार करती है। वो मना करती है कि वो आरती नहीं, लेकिन पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। उसके भाई को और उसकी माँ को बुलाया जाता है। उसके भाई और उसकी माँ दोनों आते हैं और दोनों आने के बाद ये क्लियर कर देते हैं कि कोई और नहीं बल्कि आरती ही। अब उसके बाद फिर सख्ती से पूछताछ की जाती है। ये कबूल कर लेती है कि हाँ वो आरती है और ये इस बीच 7 सालों तक अपनी फैमिली वालों से, अपने भाई, अपनी माँ, किसी से संपर्क में नहीं थी और सोनू सेन और बाकी लोगों से तो दूर की बात, ये अपनी माँ और भाइयों से भी संपर्क में नहीं थी। अब जब इस सख्ती से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं
जब सोनू सेन से शादी कर ली और शादी के बाद अब सोनू सेन के साथ मुझे रहना पसंद नहीं था, यानी अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे सोनू सेन अच्छा नहीं लगता था, उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं एक दूसरे लड़के के कांटेक्ट में आई और फिर मैं उससे शादी कर ली और आज मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी 7 सालों से बिता रहे हैं, जबकि सोनू सेन मुझे उस वक्त शादी के बाद पसंद नहीं पड़ रहा था। अब पुलिस ये सुनती है, फिर ये होता है कि इस केस में जो लड़की को मुर्दा करार दिया गया था, उस लड़की की पहचान आरती की क्यों हुई? उसमें उसके पिता ने क्यों ये पहचान कर कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है? फिर पिता को बुलाया गया, पकड़ा गया उसे, उससे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो इस बात से इनकार करता रहा कि ये उसकी बेटी नहीं। यानी जो ओरिजिनल आरती मिल चुकी थी, उसका पिता उससे इनकार कर रहा था कि ये उसकी बेटी है ही नहीं। उसके बाद पुलिस उसे छोड़ती है, कुछ दिन बीतता है, उसके बाद आरती का जो पिता होता है वो गायब हो जाता है। पुलिस खोजबीन करती है, सालों तक खोजबीन होती है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। इस तरीके से ये मिस्ट्री गुमनाम हो चुकी कि आखिर उसके पिता ने ये क्यों कहा था कि ये इसकी बेटी है। फिर ये हुआ कि हो सकता है कि दोनों माँ और दोनों बेटी और जो बाप था दोनों मिले हों, जबकि यहाँ पर वो अपनी बेटी से इनकार कर रहा कि वो उसकी बेटी है ही नहीं। तो अलग अलग पैंतरे, अलग अलग सोच लोगों ने आजमाया कि हो सकता है कि ये हो सकता है ये हो, किसी की उसमें बात सच भी हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे इसमें कोई भी खुलासा नहीं हो सका। अगर आगे जाके इसका कोई खुलासा होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें।